इमेजिन कीजिए कि आप अपने ही घर में डरे डरे घूम रहे हैं। आप अपने किसी भी सामान को छू नहीं पा रहे हैं, फ्रीली बैठ नहीं पा रहे हैं। हर समय बस आपकी नज़र गड़ी रहती है कि कहीं कोई इस सामान को ना छू दे, कहीं कोई यहाँ ना बैठ जाए। बाहर से कोई आ रहा है तो उसने हाथ धोए या नहीं धोए। हर समय बस आपका दिमाग यही ढूंढ रहा है कि किसने कहाँ टच किया, हाथ धोए या नहीं धोए, किस चीज़ को उठाया, किस चीज़ को रखा। जिन लोगों से आप बेहद प्यार करते हैं वही अब आपको दुश्मन लग रहे हैं, उनसे आप झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन आप पूरी तरह से अपने दिमाग के कंट्रोल में हैं। जैसे आप दिमाग के बंधुआ मजदूर बन गए हैं। जो दिमाग कह रहा है बस वही करना है, सही गलत तो देखना ही नहीं है। बस जो दिमाग से ऑर्डर आ रहा है उसको आपको पूरा करना है। कितनी मुश्किल दयनीय कंडीशन होगी। यही होता है ओसीडी वालों के साथ। सो हेलो माय डियर वंस, आज मैं बताने वाली हूँ रिकवरी स्टोरी के बारे में। HIV OCD से रिकवर हुई इस लेडी की कहानी मैं आपको बताऊंगी और कैसे बाहर निकली वो भी मैं आपको बेहद खुशी के साथ बताऊंगी। तो ये लेडी HIV फियर से बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और इनका OCD इन पर इस कदर हावी हो गया था कि इन्होंने अपने घर के सामान जैसे किचन के आइटम्स, इनका ड्रेसिंग एरिया, वॉश बेसिन एरिया, घर की रेलिंग, सब चीज़ें इस तरह से छूना बंद कर दिया था। उसके पास से निकलती थी, बच बच कर निकलती थी, कुछ पर्टिकुलर सामान को छूती नहीं थी, बहुत सारी जगह बैठती नहीं थी, बहुत सारे सामान को पैक करके रख दिया था। आने जाने, अपनी कार से भी इनको प्रॉब्लम थी, अपने टिफ़िन से भी इनको प्रॉब्लम थी, बहुत सारी चीज़ों से इस तरीके से इनको प्रॉब्लम आ गई। किसी एक पर्टिकुलर घर से, उस घर के लोगों से इनके अंदर एक फियर बैठ गया। इवन सड़क पर भी अगर चल रही हैं तो वहाँ पर भी वहम होने लगे कि किसी सिरिंज के कांटेक्ट में आ गए हैं या किसी चीज़ को ऐसे टच कर दिया है जो HIV कंटामिनेटेड है और उससे वो HIV ट्रांसफ़र हो जाएगा, इनको कुछ हो जाएगा, इनके बच्चे को कुछ हो जाएगा, इनके हस्बैंड को कुछ हो जाएगा। और हर समय उसी डर का साया बस इनके सर पर मंडराता रहता था और इसलिए इन्होंने एस्केप लेना शुरू किया। अवॉइड करना जब आप शुरू कर देते हैं तो आपके ब्रेन को वो थ्रेट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगने लग जाता है। जब आप कंपल्शंस करते रहते हैं, क्लीनिंग के रिचुअल्स बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तब भी आपका ब्रेन उस थ्रेट को और स्ट्रॉन्ग करता रहता है। जब आप किसी से फाइट करते हैं, किसी को कंपेल करते हैं, प्रॉक्सी कंपल्शंस कराते हैं, तब भी आपका ब्रेन उस थ्रेट को और स्ट्रॉन्ग करता रहता है। यानी कि अवॉइडेंस से, रीएश्योरेंस से, दूसरे को कंपेल कराकर कुछ एक्शन कराने से, खुद एक्शन करने से, सबसे आपका OCD स्ट्रांग होता है। और अनजाने में ये भी सब यही कर रही थी। अब इनकी हालत ऐसी कैसे हुई? इनके घर एक पर्सन आया जो HIV कंटामिनेटेड था और कुछ समय के बाद उसकी डेथ हो गई। वो जब इनके घर आया था तो उसने इनका टॉवल यूज़ किया था, वॉश बेसिन यूज़ किया था और उसके जाने के बाद इनको पता चला कि उसने इनका ये सब सामान यूज़ किया था और उसको HIV था और उसके बाद में डेथ भी हो गई। लेकिन वो जिस घर में रहता था अपनी फैमिली के साथ, उस घर के लोग भी नॉर्मल थे, क्योंकि HIV स्प्रेड होता है कुछ ज़रिए से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर आपको डाउट भी होता है तो कई बार जो सामान उसने यूज़ किया है, आप उसको टॉवल है, जैसे टॉवल को आप फेंक सकते हैं नॉर्मली, अगर आपको ज़्यादा ही है कि कहीं स्प्रेड ना हो जाए, या आपने वॉश बेसिन को क्लीन कर दिया। बट इनके दिमाग ने यहाँ पर रुकना सही नहीं समझा। इनके दिमाग ने इस डर को इतना ज़्यादा बड़ा कर दिया, उसकी पूरी चेन बना दी और वो डर इतना ज़्यादा हावी हो गया कि ये उसको रैशनल नज़रिए से देख ही नहीं पा रही थी कि HIV ऐसे स्प्रेड नहीं होता। पूरी इन्फॉर्मेशन थी सामने कि HIV कैसे स्प्रेड होता है, क्योंकि आज गूगल पर AI के माध्यम से, YouTube वीडियोस के माध्यम से सब अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं कि HIV कैसे स्प्रेड होता है। क्या HIV पर्सन के आप करीब में बैठ के उससे बात करते हैं या एक ही टेबल पर बैठकर अपनी अपनी प्लेट में अलग खाना खाते हैं या उसके साथ हंसी मजाक करते हैं, इवन आप उसको हग भी करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो HIV फैल जाएगा। तो HIV पर्सन का घर में आने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ से सबको HIV हो जाएगा। कुछ वो ऐसा वायरस छोड़कर चला गया है कि उससे लोगों की जान को खतरा है। बट इनका दिमाग ये सब चीज़ें, रीजनिंग, इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था और फियर बहुत ज़्यादा था। रोना, कंपल्शंस करते रहना, अगर एकदम सामने नहीं कर पा रही हैं तो फिर बचकर वो करना, और ये सब इतना हो गया था कि नोटिसेबल हो गया था। तो इनके हस्बैंड भी इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान थे
और ये सब चीज़ें फैमिली से थोड़ी छुपाई जानी थी, लेकिन कब तक इंसान छुपाएगा और कब तक कोई हस्बैंड निभाएगा। जब ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ने लगी, बहुत ज़्यादा इनको परेशानी होने लगी और इनको और इनके हस्बैंड को लगा कि ये नॉर्मल नहीं है, लेकिन ये खुद नहीं समझ पा रही थी कि आखिरकार ये क्या है। तो इनके हस्बैंड ने सर्च किया तो पता चला कि ये OCD होती है, और फिर इस तरह से उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। तो उनसे बात हुई तो ये सब चीज़ें पता चली, और पता चला कि पहले से भी थोड़ा सा उनको कुछ और चीज़ों से भी ऐसे दिक्कत होती थी। थोड़ा साफ़ सफाई को लेकर कुछ ज़्यादा ही हाइजीन कॉन्शियस भी थी, और पहले भी थोड़ा सा इस तरह से कि अगर कोई चीज़ गिर गई है या किसी ने कोई टच कर दिया तो उसको साफ़ सफाई का पहले से भी एक पैटर्न था, और इनको थोड़े थोड़े से ऑब्सेसिव पैटर्न्स और भी तरीके थे। अब वो जब HIV कंटैमिनेटेड पर्सन इनके घर आया तो वो सारे पैटर्न्स क्लब होकर इतनी बुरी तरीके से ये फियर ट्रिगर हो गया कि ये पूरा फुल ब्लोन एक OCD का रूप ले लिया, और उसके बाद इनका खुद पे से कंट्रोल हट गया। पहले तो ये थोड़ा थोड़ा सा करती रहती थी और किसी को पता भी नहीं था और निभाती रहती थी, लेकिन जब OCD इतना बढ़ गया कि इनके लिए बिल्कुल ही एक कंपेलिंग फोर्सफुल हो गया कि नहीं, अब तो इतनी साफ़ सफाई करनी है या इससे बचना ही है और किसी को छूने नहीं देना, सामान इस्तेमाल नहीं करना, तो इससे दिक्कत आने लगी क्योंकि पैसे की बहुत वेस्टेज होने लगी। अगर आप चीज़ें इसे फेंकोगे, डिस्कार्ड कर दोगे, सामान है आपके घर में अच्छा एक्सपेंसिव, लेकिन आप उसे सबको पैक करके रख दोगे, यूज़ नहीं करने दोगे, एक डे टू डे स्ट्रगल ऐड हो जाती है लाइफ में। तो उससे जब घर के और मेंबर्स को भी दिक्कत आने लगती है, आप थोड़ा आना जाना अवॉइड करने लग जाते हो, तो सबसे जो एक अवेयरनेस आई फैमिली के लेवल पर कि ये नॉर्मल नहीं है, ये तो एक बीमारी है। तो तब कांटेक्ट किया गया तो डायग्नोसिस बना कि इनको HIV फियर की OCD है। अब साइको एजुकेट हम करते हैं किसी भी पर्सन को, तो वो जो इन्फॉर्मेशन उसने गूगल पे या और सोर्सेज से पढ़ी भी होती है, बस उसी इन्फॉर्मेशन को उसके दिमाग में प्लान करने का हमारा तरीका बहुत ही प्रैक्टिकल होता है, और हम ग्रेजुअल उस पर्सन की कॉग्निटिव ड्रिलिंग करते हैं, यानी कि उसको बहुत ही डिफरेंट एग्जाम्पल से और ऑथेंटिक सोर्सेज से उसके दिमाग में धीरे धीरे बिठाया जाता है। कभी इमेजिनेशन के थ्रू, कभी कॉग्निटिव थेरेपी की रीफ्रेमिंग टेक्निक के थ्रू। साथ ही साथ जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है हर समय फाइट फ्लाइट मोड में रहता है पर्सन, उसको पैरासिम्पैथेटिक में शिफ्ट करने के लिए वेगस ऑफ रिलैक्सेशन की एक्टिविटीज़, और लेफ्ट ब्रेन को और स्ट्रेंथ करने के लिए, राइट ब्रेन को और स्ट्रेंथ करने के लिए ब्रेन बैलेंसिंग की बहुत सारी एक्टिविटीज़, एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि कैसे आप अपने थॉट को रीफ्रेम कर सकते हैं। आपका माइंड जिस लॉजिक को, रीजनिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो उसको एक्सेप्ट कराने का, क्योंकि OCD इनिशियली लॉजिक को, रीजनिंग को रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है, तो ग्रेजुअली बहुत ही ट्रिकी वे में कि आपके इमोशन के पीछे की जो ट्रू स्टोरी है उसे लिखो, उसको अंडरस्टैंड करो कि क्या आपका OCD आपको बता रहा है, और फिर उसकी रिफ्रेमिंग कराई जाती है। तो मतलब जैसे एक बच्चा है ना, उसको ये नहीं बताया जाता कि तुमको पढ़ा रहे हैं, उसे खेल खेल में पढ़ाया जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही OCD लॉजिक्स को रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो खेल खेल में अलग अलग डिफरेंट CBT के टूल्स यूज़ कर बिना ये कि ये हम लॉजिक से OCD को ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी स्टोरी को, नैरेटिव को चेंज कर उसमें डिफरेंट इमोशंस को ट्रिगर करने की पावर डालकर रीफ्रेमिंग की जाती है। तो वही इनके साथ किया। तो जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इनको पता भी थी और खुद से इनका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, वो मेरे साथ बहुत ही डीप एक बॉन्ड, ट्रस्ट बॉन्ड, कि हाँ मुझे मैम मिल गए हैं तो अब तो मेरा ठीक होना तय है। और जब किसी इंसान का सबकॉन्शियस बिलीफ इतना स्ट्रांग हो जाता है ना कि ये पर्सन है, ये मेरी ऐसी नर्क जैसी ज़िंदगी से मुझे बाहर निकाल सकता है, तो वो ट्रस्ट रेपो हमारी पहले सेशन में बिल्ड हो गई थी। तो मेरे मुंह से निकली हुई हर बात उन पर इतना मैजिकली असर कर रही थी कि मैंने जो कह दिया वो अल्टीमेट ट्रुथ है। और जो ब्रेन एक्सेप्ट नहीं कर रहा था किसी भी चीज़ को, तो वही चीज़ मैं जब डिफरेंट तरीके से बोल रही थी तो ब्रेन में सीधा एब्जॉर्ब हो रही थी, सीधा सबकॉन्शियस माइंड में वो जाकर सेट हो रही थी। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि हम 2 सेशन के बाद ही 3rd सेशन से ये एक्सपोजर कर पाए, और सिर्फ 2 एक्सपोजर सेशन में ही वो सब चीज़ें जो सालों से नहीं छुई जा रही थी, और जहाँ पर जिस प्लेसेस पर नहीं जाया जा रहा था, गाड़ी में नहीं बैठा जा रहा था, चीज़ें डर डर के यूज़ करी जा रही थी, अगर यूज़ भी कर रहे हैं या फोर्स में यूज़ करी जा रही थी, वो सब चीज़ें नॉर्मली यूज़ करे जाने लग गई। मतलब किसी ने आपको जंजीरों में बांध रखा था और कोई आया और उसने आपका जो जंजीर थी उसको खोल दिया और आपको आज़ाद कर दिया, और आप अपने हाथ पैर खोल कर हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा हुआ। मतलब ये ऐसे रॉकेट स्पीड से ठीक हुई कि आप ये देखिए कि 2 सेशन के बाद ही डिसीजन हो गया एक्सपोजर, जबकि इतना क्विक डिसीजंस यूजुअली इस तरीके की इंटेंस फियर में नहीं आता है लोगों का।
लेकिन इनका आया वो क्यों? क्योंकि इनका जो बिलीफ था मुझ पर, हमारी जो रेपो बिल्ड हुई वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। क्योंकि जिस भी चीज़ पर या जिस भी पर्सन पर आप बहुत विश्वास करते हैं उसका असर आप पर मैजिकली होता है, और मैजिक ही हो गया। और फिर 2 सेशन में वो जो सारे एक्सपोजर्स हमने किए उससे ऐसा लगा कि ओसीडी गायब हो गया, बिल्कुल पूरी तरीके से दिमाग में गायब हो गया। तो साथ के साथ हमने सीबीटी के साथ साथ एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, एक्सपोजर थेरेपी को कंबाइन किया, मेंटल विजुअलाइजेशन कराकर उस चीज़ के लिए सेटअप किया माइंड में। बहुत सारे जो अदर रिलेटेड इश्यूज़ थे, फैमिली से जो इमोशनल इश्यूज़ थे, जो इन लॉ से बॉन्डिंग इश्यूज़ थे, अपने पर्सनल बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो ओवर इमोशनल सेल्फ था, जो छोटी छोटी बातों पर डर जाता था या ओवरवेलमिंग हो जाता था। तो बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज़ भी जो इमोशनल डिसरेगुलेशन किए हुए थे अंदर, जो केमिकल केमिस्ट्री को बिगाड़े हुए थे, ओसीडी के अलावा उन सारे एस्पेक्ट्स पर भी काम किया गया। क्योंकि मैं बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच पर काम करती हूँ। मैं पूरा रूट कॉज में अंदर घुसकर पूरा समझकर कि इस पर्सन का ये अगर ऑब्सेशन बना भी है तो इससे रिलेटेड ये ABCD चीज़ें भी मुझे सेट करनी है। क्योंकि अगर सिर्फ मैंने OCD पर ही काम किया और ये ABCD जो जितने भी अदर इश्यूज़ हैं अगर इसको मैंने सेटल नहीं किया तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फिर किसी और रूप में उभर कर आएगा। तो जो इमोशनल सप्रेशन था, जिसकी वजह से इमोशनल डिसरेगुलेशन था, वो सब चीज़ें दोबारा से रेगुलेट किया गया। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को बहुत मजबूत किया गया उसकी, और आपके जो लिम्बिक सिस्टम है उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी तरीके से कराई गई। क्योंकि जब भी आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की, यानी कि आपका जो कॉर्टेक्स ब्रेन होता है और जो आपका अमेगडाला जो कि लिम्बिक सिस्टम में होता है, उसकी वायरिंग डिस्टर्ब हो जाती है, तो वहाँ पर आपको ओवर स्टिमुलेशन होता है। फियर आपको बहुत ज़्यादा लगता है, मैग्नीफाई करके मतलब फियर आपको फील होता है हर छोटी छोटी बातों में, जिसमें कोई थ्रेड भी नहीं है उसमें भी आपका दिमाग बहुत ही मैग्निफिकेशन मोड में चला जाता है। तो उसकी रीवायरिंग करी जाती है एक्सपोजर से, बट डायरेक्ट एक्सपोजर्स बहुत हार्मफुल हो सकते हैं। तो इसलिए हम कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग करते हैं एंड देन एक्सपोजर्स कराते हैं। और वो सारी चीज़ें इनकी कलेक्टिवली हुई, और जब इतनी सारी चीज़ें इन पर अप्लाई की गई तो ये ठीक तो बहुत ही जल्दी हो गई। मैंने बताया ना कि आपको 2 सेशन के बाद ही एक्सपोजर्स, और फिर उसके बाद ही हमने इनके एक्सपोजर्स के बाद इनका OCD इनके से गायब हो गया। लेकिन और सारे इश्यूज़ पर काम किया गया, और इस तरीके से काम करते करते जब सारे इश्यूज़ को पूरा रीसेट कर दिया गया तो वहाँ से ये हुआ कि इनका कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। एक एक्सट्रीम कॉन्फिडेंट लेडी जो इतना ज़्यादा डरी भी थी कि बिल्कुल ही उसने जैसे जीना ही भूल गई थी, बस रोना, परेशान होना, और बस यही ध्यान हर जगह लगना कि कहाँ पर किसी ने छू दिया, क्या क्या चीज़ इस्तेमाल कर ली। वो अब इन सब चीज़ों से, झंझटों से फ्री हो गई। अब वो अपने ऑलरेडी जो है ना गवर्नमेंट जॉब में बहुत अच्छी पोस्ट में होने के बावजूद भी अभी और हायर लेवल की प्रिपरेशन, ऑफिसर लेवल की प्रिपरेशन हो रही है बहुत। तो उसमें इन्वॉल्व हो जाना, सारा का सारा वैल्यू शिफ्ट हो जाना, यानी कि क्लीनिंग से, ये फोकस बना के रखने से अपनी स्टडीज़ पर, अपनी जॉब पर, अपनी फैमिली को टाइम देने पर सारा फोकस शिफ्ट हो गया। और इतने कॉन्फिडेंट तरीके से अपनी पढ़ाई करना, बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा खुद को कैरी करना, जॉब करना, अपनी अलग से प्रिपरेशन करना, सब कुछ ईजी होगा। हस्बैंड से बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई, इन लॉ से बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। मतलब एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। जो छोटी छोटी बातें हर्ट करती थी, बहुत इमोशनल सेल्फ एकदम से निकल कर आ जाता था, वो सब भी बिल्कुल सेटल हो गया, एकदम प्रैक्टिकल, एकदम स्ट्रॉन्ग। ये कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन पूरी फैमिली के लिए बहुत ही प्लेजेंट एक्सपीरियंस बन गया। तो इनकी फैमिली को भी मैं यहाँ पर अप्रिशिएट करना चाहूँगी, क्योंकि हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव, अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेटिव रहे। बीच बीच में ये भी हुआ कि हस्बैंड को थोड़ा सा ये डाउट रहता था कि कहीं ऐसा ना हो, ये दोबारा हो जाए। तो नॉर्मल अगर वो कुछ टच करके हैंड वॉश भी करती थी तो भी OCD की नज़र से देखते थे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि OCD की वजह से कर रही है। और इस तरह से फिर उस लेडी की भी वो आती थी कि मेरे हस्बैंड ना मुझ पर शक करते हैं कि मैं अभी भी OCD की वजह से कर रही हूँ, आप इन्हें बताओ कि OCD तो कब का गया। अब नॉर्मल तो बेसिक हाइजीन तो मेंटेन करूँगी। तो खैर रिपीटेड फिर भी हम एक्सपोजर्स कराते रहे, क्योंकि हम कभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते अपने क्लाइंट के साथ। और ऐसे करते करते जब बिल्कुल लो हालात पक्का मजबूत बना दिया कि बस अब तो कोई रिस्क है ही नहीं, और हस्बैंड के दिमाग से भी वो एक फियर, एंग्जाइटी सी फ्लश आउट कर दी कि अरे बस अब बिंदास हो, अब तो आपके मौजा ही मौजा है। तो वो दोनों की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी हो गई। हस्बैंड को भी वो जो आउट ऑफ लव एक फियर डेवलप हो रहा था कि मेरी वाइफ को दोबारा दिक्कत ना हो जाए, वो भी सब फ्लश आउट हो गया। दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हो गई, OCD फ्री लाइफ जी रहे हैं, आगे के बड़े सारे प्लान्स और ड्रीम्स के साथ खुशहाली से अपनी ज़िंदगी बेहतरी से जी रहे हैं।
साथ के साथ अच्छी हैबिट्स जो डेवलप हुई, एक्सरसाइज करने की, मेडिटेशन करने की आदत हो गई, हस्बैंड वाइफ का बॉन्ड बहुत अच्छा हो गया, इरेशनल फियर से मुक्ति मिल गई, पता चल गया कि ये सब थॉट्स होती हैं, बकवास होती हैं, जो भी हमारे मन में इधर उधर से चीज़ें जाती हैं उन सब के बेसिस पर ही हमारा दिमाग अजम्पशन बेस्ड थॉट्स बनाना शुरू कर देता है। और उसका पर्पस, इंटेंशन तो क्लियर ही होता है, प्योर ही होता है, वो हमें बचाना चाहता है। लेकिन अगर हम उसको सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं करते हैं और सजेशंस को रियलिटी मान लेते हैं तो हम फंस जाते हैं। तो धीरे धीरे अवॉइड करने से हम इस लूप में फंसे। तो ये समझ कर अब कोई भी इंसान अगर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसके ब्रेन को ये सब ट्रेनिंग मिल जाती है, तो एक एरिया में फ़ायदा नहीं होता, फिर वो जनरलाइज वे में लाइफ के अदर एरियाज़ में भी होता है। और वही इनके साथ हुआ, खुशहाल मस्त एकदम बढ़िया तरीके से ज़िंदगी हो गई है। सो माय डियर वंस, जैसे इनकी लाइफ पूरी तरीके से ऐसे ट्रांसफॉर्म हो गई, खुलकर अपनी ज़िंदगी, बेफिक्री ज़िंदगी, कहीं भी छूना, कुछ भी खाना, बैठना, उठना, सब कुछ, इवन कई बार हैंड वॉश भी नहीं हुआ तो भी खा लेना। अब ये ऐसा नहीं है कि एकदम पुअर हाइजीन हो गई, इसको कहते हैं कैजुअली, कि मतलब इतना ध्यान नहीं है कि यहाँ छुआ, हाथ धुले नहीं धुले, कैजुअल लाइफ हो गई, फ्री लाइफ हो गई बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो जैसे इनकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई है, ऐसे आपकी भी हो सकती है। जैसे इन्होंने फैसला लिया कि मुझे इस लूप में नहीं फंसना है। बेसिकली इनिशियली इनके लिए फ़ैसला इनके हस्बैंड ने लिया था, बट हस्बैंड का फ़ैसला इनका खुद का फ़ैसला बन गया मुझसे मिलते ही। तो आपको भी अपने लिए फ़ैसला लेना है और इस ओसीडी से आपको मुक्ति लेनी है। आप घर बैठे भी ओसीडी से आराम से ठीक हो सकते हैं। मेरी हर संभव कोशिश है कि मैं रिकवरी स्टोरीज़ के ज़रिए भी आपको हर समय कॉन्फिडेंस देती रहूँ, मोटिवेट करती रहूँ, और जितने सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियोस बनाती हूँ उस सब में वो चीज़ें सिखाती रहूँ मैं आपको। और टाइम टू टाइम मैं आपके लिए इसी तरीके के वीडियोज़ लाती रहूँगी जो आपको कॉन्फिडेंस देंगे, पावर देंगे, टेक्निक्स देंगे कि आप घर बैठे भी अपनी ओसीडी को ठीक कर सकते हैं। फिर भी अगर आप खुद ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो किसी से भी मदद लीजिए, किसी को तो अपना एक ऐसा बडी बनाइए ना जो आपकी मदद कर सके। वो आपका कोई फैमिली, आपका कोई फ्रेंड, कोई थेरेपिस्ट, कोई भी हो सकता है। पर ओसीडी से बाहर निकलना बिना किसी दवाई के बिल्कुल संभव है। आपकी ज़िंदगी की खुशियाँ आपका वेट कर रही हैं, सिर्फ आप में और उनमें एक ही दूरी है, वो है आपके डिसीजन की। सो माय डियर वंस, इनको ढेर सारा ब्लेसिंग्स दीजिए, कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए, और आप इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी कॉन्फिडेंस आए और वो भी बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जिए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप कशिका केयर्स, जो कि मेरा इंग्लिश का चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना खास ख्याल रखिएगा।